नमस्कार दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। कई बार ऐसा लगता है आप लोगों को कि मैं पॉडकास्ट जो है वो आप लोगों के लिए कर रहा होता हूँ, बट ऐसा नहीं है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मैंने कल पॉडकास्ट किया उस पर जो मेरे शॉर्ट्स हैं यूट्यूब पे उनका जो काउंटर रिप्लाई आया, मेरे जो सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि मैं आपको 6 महीने पहले से सुन रहा हूँ और आप जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे नेचर ऑफ द माइंड और नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की बात करनी चाहिए, जो कि रियली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने कल ही उनको ये समझाया भी कि देखिए ये चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बाकी बातें वापस निगेट कर दिया, उस पर क्वेश्चन नहीं किया, उस पर सुना नहीं, या उनके पास सब्र नहीं था। और उन्होंने क्या किया कि दोबारा मेरे पे एक रिप्लाई किया। एंड आई एम श्योर कि ही इज़ नॉट सीरियस इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर। कल जो भी मैंने बात करी है मिस्टिसिज्म के बारे में, और जो कि पॉडकास्ट आज रिलीज़ हुआ होगा, तो आप शायद दोनों पॉडकास्ट आज सुनेंगे, उसमें मैंने ये नहीं कहा है कि ये मान बैठो कि प्रेत आत्माएं होती हैं, ये मान बैठो कि ब्लैक मैजिक होता है। मैंने कभी कहा ही नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, कल ही मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि आप मैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब आप कहते हो कि चलिए मान लीजिए कहते हैं नहीं होता है, तो कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने उठाया वहाँ पे। मैंने ये नहीं कहा कि आप मानिए या ना मानिए। दूसरी चीज़, इनका जो पॉइंट है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात क्यों हो रही है, आप साइकोलॉजिस्ट थोड़ी हो। तो इनको लगता है साइकोलॉजिस्ट को पता है नेचर ऑफ द माइंड के बारे में, और बिना ये साइकोलॉजिस्ट को क्वेश्चन किए मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं। और उनके उसके बाद ये मेरे से उम्मीद करते हैं मैं अपना समय निकाल के इनको काउंटर आंसर दूंगा इनका। लेकिन फिर भी चलो एक बार के लिए दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी इन ऐसे लोगों को एंटरटेन करना ज़रूरी होता है जो अब ये 6 महीने से मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उसके बाद भी इनको कुछ समझ नहीं आया, तो आगे क्या समझ में आएगा। जबकि मैं इतना सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिगेटर बनो, लेकिन उनको वो समझ अभी भी नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात क्यों करो, क्या आप साइकोलॉजिस्ट हो गए? अब साइकोलॉजिस्ट क्या होता है पहले वो समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट नेचर ऑफ द माइंड को नहीं समझता है। साइकोलॉजिस्ट डिप्रेसिव पेशेंट्स के लिए एक सिस्टम क्रिएट करता है। साइकोलॉजिस्ट स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस, इन सब के लिए एक सिस्टम क्रिएट करता है, विच इज क्रिएटिंग अ मेडिसिन। दे आर नॉट इनटू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द माइंड, एंड इवन इफ दे हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द माइंड, they do not understand the nature of the mind by themselves. What do you mean by कि उनको खुद नहीं पता है ये? जब आप किसी चीज़ में कोई पुस्तक में किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो आप साइंटिस्ट हैं। जब आप उसी चीज़ को अपने ब्रेन के अंदर देखते हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं। अब साइंटिस्ट ज़्यादा बड़ा होता है, मेडिकल प्रोफेशनल ज़्यादा बड़ा होता है, या ऑब्जर्वर ज़्यादा बड़ा होता है? अब आप कहोगे ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है? ऑब्जर्वेशन की वैल्यू ये है कि बिना ऑब्जर्वेशन किए आपको यकीन नहीं होगा, आपको हमेशा शक बना रहेगा, और जो इनको बना रहेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, लेकिन वो भी उनको समझ में नहीं आया। पहली चीज़ तो जो साइकोलॉजिस्ट है भैया, जो साइकोलॉजिस्ट है वो खुद को कभी ऑब्जर्व नहीं करता। पहली चीज़ तो ये, साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को ऑब्जर्व करता है, साइकोलॉजिस्ट थ्योरीज पढ़ता है, और वो भी डिप्रेशन से रिलेटेड। एक उनका जोन है, एक सर्कल है कि डिप्रेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्यों डिप्रेशन होता है वो समझता है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई मेंटल कंडीशंस है। तो उनका जो एजेंडा है वो है मेंटल कंडीशंस को समझ के उनका इलाज निकालना। दिस इज नॉट रिलेटेबल विद द नेचर ऑफ द माइंड, बिकॉज नेचर ऑफ द माइंड में हम बात करते हैं कि आज मेरा मूड अच्छा है, कल नहीं था। तो ये आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे, वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहेगा कि आपको तो बीमारी नहीं है, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप कह रहे हो कि सर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता,
आप कह रहे हो मेरे को लोनली फील होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो कहेगा इसका इलाज नहीं, ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आप कहोगे मेरे को अकेला लगता है, एकांत में अच्छा नहीं लगता, तो साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओगे, उसके पास इलाज नहीं है। उसके पास इलाज ये है जब आप डिप्रेशन में हो, उसके पास उसका आंसर है। उसके बाद आंसर उसका है कि आप साइकोसिस है, आपको बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब कंडीशंस हैं आपको। तो पहली चीज़ तो ये, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो नेचर ऑफ द माइंड को कंप्लीटली नहीं समझता है, वो सिर्फ एक लेंस से देख रहा होता है। वो है मेडिकल कंडीशन की जहाँ बात आएगी, जहाँ पे बीमारियों की बात आएगी, वहाँ पे मेंटल बीमारियाँ, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आएगा। साइकोलॉजिस्ट इज नॉट नेसेसरली सीइंग द नेचर ऑफ द माइंड कंप्लीटली। अब आपने बोला नेचर ऑफ द माइंड जो है वो साइकोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, तो ये क्यों, आप किस तरीके की धारणा आप बना के आए हुए हो? पहली चीज तो ये समझिए कि आप स्पिरिचुअलिटी कर क्यों रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुशी चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं खुशी चाहिए। और आपको लगता है सिर्फ ब्रह्म को समझने से खुशी मिलेगी या नेचर ऑफ द माइंड को समझने से खुशी मिलेगी? ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से। बिकॉज इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द माइंड एंड यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ब्रह्म, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सोल्यूशन। एंड अगर तुम मेरी बातों की वैल्यू नहीं करते हो, तो कृष्णा ने भगवत गीता में कितने ऐसे श्लोक लिखे हैं जहां पे उन्होंने मन की प्रकृति के बारे में बात करी। उन्होंने कहा है कर्म किए जा फल की चिंता ना कर। ये मन की प्रकृति को समझ के बोला जा रहा है, क्योंकि जब आपका ध्यान कर्म पे होता है, यानी जो आपका अटेंशन है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपका ध्यान अगर फल पे है, तो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द माइंड बात कर रही। उन्होंने बोला कि हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है, पहले उसको एक लाइट करो उसको। तो क्या ये नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात नहीं हो रही है? उन्होंने कहा कि हमें 3 प्रकार के थॉट्स होते हैं, 3 प्रकार के विचार होते हैं, रजस, तमस और सात्विक थॉट्स, विचार होते हैं। तो क्या ये नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात नहीं हो रही है? आप कह रहे हो कि नेचर ऑफ द माइंड के बारे में साइकोलॉजिस्ट को बात करनी चाहिए। अरे भैया, कृष्णा ने बात करी, कृष्णमूर्ति ने बात करी, ओशो ने बात करी, ये सब बेवकूफ़ है, आप ज़्यादा स्मार्ट हो, आपको इन्वेस्टिगेशन करना आता नहीं है। और उसके बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई ये क्या है ऐसे, और उसके बाद जब मैं आंसर कर रहा हूँ तो आप उसको फिर से वापस अपना ये एजेंडा उसमें डाल रहे हो, है ना। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि अगर आप कहते हो नेचर ऑफ द माइंड स्पिरिचुअल सीकर के रेल में नहीं आता है, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर एक व्यक्ति जो है, जो आज तक सेज आया हुआ है, उसने मन के बारे में बात करी है, मन के चित्त के बारे में बात करी है, चित्त में वृत्तियाँ उठती हैं, मन के प्रकृति के बारे में बात करी है। आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट आप उठा रहे हो, नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात कर रहे हो। आप कह रहे हो पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स, लॉस को डिस्कवर कर रहे हो, ब्रह्म के बारे में बात करो। अरे संदीप फॉलोअर इतने अंधे हो चुके हैं क्या कि तुम्हारे संदीप महेश्वरी ने अगर केवल एक बात करी है तो मैं भी वही बात करूंगा? अगर मेरी बात को वैल्यू नहीं करते हो, तो क्या नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में भगवत गीता में बात नहीं हुई है? क्या भगवत गीता में सिर्फ मेरी बात हुई? मैं कौन हूं कि सिर्फ एक अष्टावक्र गीता तुमने पढ़ लिया जिसमें सिर्फ मैं की बात हुई है, तो तुमको लगता है कि सब कुछ वही उसी लेंस से देखा जाएगा? क्यों अष्टावक्र गीता के बारे में जानते हो? क्योंकि तुम्हारे संदीप ने एक ही वही अष्टावक्र गीता जो है वो पार्ट 26 क्रिएट किए। अरे इतने सेजेस ने नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करी। ये जो एक श्लोक है भगवत गीता में, कर्म योग में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। क्या इसमें व्यक्ति और प्रकृति के बारे में बात नहीं हुई है? क्या भगवत गीता में यह नहीं लिखा हुआ है प्रकृति के 3 गुण होते हैं? तो आप कृष्णा को क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ओशो ने इसके बारे में बात करी, नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, आपने उसको क्वेश्चन नहीं किया? जे कृष्णमूर्ति ने नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करी, उसको क्वेश्चन नहीं किया आपने? क्या जे कृष्णमूर्ति ने पूरी जिंदगी
सिर्फ ब्रह्म के बारे में बात करी है, उन्होंने तो मैक्सिमम बातें नेचर ऑफ द माइंड के बारे में करी हैं कृष्णमूर्ति ने। अगर आप कोई भी लेक्चर उठाओगे 100 में से 90 लेक्चर नेचर ऑफ द माइंड के बारे में है। 100 में से 90 लेक्चर उनके कृष्णा के अगर आप उठा के देखोगे 100 में से 90 जो श्लोक हैं वो मन और व्यक्ति के बारे में नहीं है, मन और प्रकृति के बारे में है। आपको लगता है आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि अब आप मेरी बातों की वैल्यू तो करोगे नहीं। अगर मैं अपना काउंटर देता हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात या नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात, तो आप कहोगे नहीं हम आपको नहीं मानते। तो कृष्णा को तो मानते हो कि उनको भी नहीं मानते तुम? जिस सनातन संस्कृति की तुम बात कर रहे हो, उसी सनातन संस्कृति में तंत्र की भी बात होती है, उसकी कोई वैल्यू क्यों नहीं है? मिस्टिसिज्म, मैंने कब कहा कि मिस्टिसिज्म होता है? मैंने तो कहा कि कुछ तथ्य है वो मैच नहीं हो रहे। मैंने कभी कहा मिस्टिसिज्म होता है? और सबसे बड़ी बात ये, आपने सबसे नीचे लिखा कि आपके डिसाइपल्स क्या सोचेंगे। अरे मैंने कब कहा कि मेरे पॉडकास्ट डिसाइपल्स के लिए हैं? कल को संदीप माहेश्वरी मेरे पॉडकास्ट सुनेंगे, वो कहेंगे कि असली मुद्दे से पार्थ सिंह भटकाता है आपको। अरे तुम असली मुद्दा और नकली मुद्दा क्या होता है? ये तो ऑडियंस के हित के बारे में पॉडकास्ट है ही नहीं मेरे। अगर संदीप माहेश्वरी ये कहते हैं कि पार्थ सिंह नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात करता है, लॉज ऑफ द यूनिवर्स के बारे में बात करता है, ब्रह्म के बारे में बहुत कम बात करता है या करता ही नहीं, असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है, असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है, तो मैंने आपको कब कहा कि मेरे पॉडकास्ट आपके बारे में है? ये तो आप काउंटर अज्यूम कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आपके डिसाइपल्स बिगड़ जाएंगे। मेरे पॉडकास्ट डिसाइपल्स के बारे में है ही नहीं। मैंने कब कहा कि मेरे पॉडकास्ट डिसाइपल्स के बारे में? आपको लगता है कि आप जैसे घोचो, और मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि मैं अपना दिमाग खपाऊंगा आप लोगों के बारे में, आप लोगों को सुधारने के लिए? जो साला 150 पुस्तक लिखी गई, 108 उपनिषद लिखी गई, इतने सेजेस आए, उनसे नहीं सुधरा, ये दुनिया कहां जा रही है? जो साला ओशो से नहीं सुधरा, कृष्णमूर्ति से नहीं सुधरा, वो मेरी बातें सुनकर सुधरेगा? तुम्हें लगता है मैंने पुराने सेजेस से कुछ सीखा नहीं? तुम्हें लगता है मैंने संदीप माहेश्वरी की 10 साल की जो रिसर्चेस हैं उससे कुछ सीखा नहीं? तुम्हें लगता है मैं डिसाइपल्स को सुधारने की डायरेक्शन दे रहा हूं? मैं आदि योगी बना हुआ हूं, मैं भगवान शिव के 7 योगी निकालूंगा, वो 7 योगी दुनिया में जाएंगे? अरे वो हो गया, वो 7 योगी सप्त ऋषियों को निकाला गया, वो योगा फैलाया गया पूरी दुनिया में, वो हो गया भैया। वो हो के 2000-3000 साल बाद, 10,000 साल बाद आज इस जगह पे हम आ चुके हैं जहां पे हमें यह पता है कि लोगों को वेजाइना और बूब्स के अलावा कुछ नहीं दिखता है। लोगों को खान पान, भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, जननेंद्रियां और ये जो जीवा और जननेंद्रियां, इनको स्टिमुलेट करने के अलावा कुछ नहीं दिखता। जिस दुनिया को, जिस संसार को भगवान कृष्ण नहीं समझा सके, जिस संसार को ओशो नहीं समझा सके, आदि शंकराचार्य नहीं समझा सके, उसको मेरे जैसा छोटा प्राणी क्या समझाएगा? आपको लगता है मेरे पॉडकास्ट आपके बारे में, आपके डिसाइपल्स गलत डायरेक्शन में निकल जाएंगे? अरे ये मेरे बारे में है। इट्स अबाउट मी, इट हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट मी, इट्स अबाउट माई रिसर्चेस। आप मेरे कोई पॉडकास्ट को एकदम से रैंडमली डिस्कवर करते हो और आप देखते हो मैं मिस्टिकली बात कर रहा हूँ, आप देखते हो मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसने तुमको कहा है? तुम्हारे संदीप माहेश्वरी ने कहा है कि मैं मुद्दे पे बात करूँ? मैं क्यों बात करूँ? तुम्हारे संदीप माहेश्वरी जी का, तुम्हारे आचार्य प्रशांत का ये एजेंडा होगा कि भाई हाँ ठीक है, मुझे दुनिया सुधारनी है। मुझे नहीं सुधारनी दुनिया, मुझे अपने डिसाइपल्स के बारे में नहीं सोचना है, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। ये समझने की कोशिश करिए। अगर आपको तर्क समझ नहीं आ रहा ना, तो यही इतना ही समझ लीजिए कि मेरे पॉडकास्ट आपके बारे में है ही नहीं। मेरे पॉडकास्ट किसके बारे में है? मेरे पॉडकास्ट है मेरे रिसर्च के बारे में, मेरी आंतरिक वृद्धि के बारे में। अब उसमें अगर आप अलाइन हो के मेरे साथ मैच करके आगे चल पा रहे हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर काबिलियत है कि हाँ सर मैं आपके साथ 1-on-1 चल सकता हूँ, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ आपको और आप सही कर रहे हो, जिस गोल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, अगर वो आपका एजेंडा है, वो आपका उद्देश्य है, तो आप मेरे साथ चल पाओगे।
अगर आपका उद्देश्य है कि मैं आपके जीवन में सुख लेके आऊंगा तो आपके लिए मेरा है ही नहीं पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है कल को अगर मेरे पॉडकास्ट फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और संदीप माहेश्वरी तक पहुंचते हैं तो पता है क्या बोलेंगे? असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है। वो कहेंगे कि आप अगर ऐसे लोग की बातें सुनोगे, मेरा नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे आप अगर ऐसे लोग की बातें सुनोगे, बहुत जगह आप सुनोगे ऐसे ऐसे पॉडकास्ट मिलेंगे, स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, और आप वो सुनोगे और आप खुश हो जाओगे कि हाँ, पार सिंह के ऊपर अब सही बोला इन्होंने। संदीप माहेश्वरी ये कहेंगे कि पता नहीं क्या क्या ये बातें करता है मनगढ़ंत, असली मुद्दे से भटका रहा है। अरे तो आप कौन होते हैं मुद्दा सेट करने वाले? मैंने कब कहा मेरा मुद्दा ये है? मैंने कब कहा कि मेरा मुद्दा ये है कि मुझे ऑडियंस बेचारी है, बेवकूफ है, गलत भटकी हुई ऑडियंस है, उसको मुझे सही दिशा दिखानी है? मैंने कब कहा कि मैं यूथ को डायरेक्शन देने वाला हूं? मेरा एजेंडा जग्गी वासुदेव से, आचार्य प्रशांत से और संदीप माहेश्वरी से अलग है बिल्कुल। मेरा एजेंडा है इंटरनल ग्रोथ। ये मेरा पहला पर्पस है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं आपको बुला रहा हूं मेरे पास और हो सकता है पैसे ले रहा हूं आपसे, तब मेरा उद्देश्य और आपका उद्देश्य मैच होना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, आप पैसे दे रहे हो मुझे किसी चीज के लिए, तो मेरा उद्देश्य होगा कि आपका उद्देश्य पूरा करें। लेकिन पॉडकास्ट में रैंडमली अगर आप मेरे पॉडकास्ट कोई भी डिस्कवर करोगे, कभी भी डिस्कवर करोगे, तो एकदम से कुछ ऐसी बातें हो रही होती हैं जो आपके, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है स्पिरिचुअलिटी संतुष्टि के लिए, और मैं बात कर रहा हूं लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में। आप कह रहे हो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपका एजेंडा, आपका उद्देश्य अलग है। आपका उद्देश्य है सुखों की प्राप्ति, तो आपको आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य आपको आत्मज्ञान बढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान के बारे में बात ही करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है मैं वो बात करूंगा जो उस वक्त मेरे को सही लगेगी, ये मेरा उद्देश्य है। तो आप जब मेरे डिसाइपल पहली चीज तो आप डिसाइपल बोलना बंद करो, वो तो आपने एजेंडा दे रखा है अपने आप को, ठीक है? आप ये कहो कि मैं आपकी रिसर्च में एक सपोर्टर हूं या इंटरेस्ट लेता हूं, मैं रुचि रखता हूं आपके रिसर्च में। अब अगर आपको मेरी रिसर्चेस कभी कभी इनसिग्निफिकेंस लग रही हैं तो उन रिसर्चेस को सुनना बंद कर दो। आप कहोगे कि आपके लिए भी इनसिग्निफिकेंस है तो आप महामूर्ख हैं। मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, आपके लिए नहीं है। ये थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन करोगे मेरे पे तो आपके सारे क्वेश्चंस को मैं इतनी बुरी तरीके से तर्कहीन कर दूंगा कि आपके कोई अर्थ ही नहीं बचेगा आपकी ज़िंदगी में। आपने बोला नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात नहीं होती, चलो ठीक है, अब मैं मेरी बात नहीं करता हूं। इतने सेजेस ने नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात करी, आप ज़्यादा स्मार्ट हो, बेवकूफ़ है। अब मैं आपको तर्क घुमा के बात करूंगा। अभी तक मैं अपना तर्क दे रहा था, कल मैंने अपना तर्क दिया कि ये मेरा तर्क है, हो सकता है, लेकिन मुझे पता था कि आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मेरे हो सकता है इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, या आपको लगता है कि आप ज़्यादा स्मार्ट हो, है ना, जो कि आप हो नहीं। क्योंकि अगर आप होते तो आप इन्वेस्टिगेशन को पहले समझते कि मैं किस एंगल में बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो नेचर ऑफ द माइंड इनसिग्निफिकेंस है, वो साइकोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है। तो व्हाट इज साइकोलॉजी? क्या साइकोलॉजिस्ट नेचर ऑफ द माइंड के बारे में उनका एजेंडा है समझना, या साइकोलॉजिस्ट एक मेडिकल कंडीशन का एक आंसर निकालना चाहते हैं, एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं? क्या साइकोलॉजिस्ट आपको यह बताएगा कि अकेलापन क्यों हो रहा है? क्या बताया पाया आज तक आपको वो? क्या अकेलापन साइकोलॉजी का इल्म नहीं है? तो क्यों नहीं बात करते साइकोलॉजी उसके बारे में? और साइकोलॉजिस्ट थ्योरी और एक सिस्टम निकालने की कोशिश करता है, एक आंसर निकालने की कोशिश करता है। साइकोलॉजिस्ट कभी अपने माइंड में ऑब्जर्व नहीं करता है, साइकोलॉजिस्ट कभी माइंड ऑब्जर्वेशन नहीं सिखाता। क्या आपको यह पता है कि इतने सेजेस ने बात करी ऑब्जर्वेशन के बारे में, आज तक कोई सेजेस आपको सही से बताया? किसी सेज ने आपको बताया आज तक कि ऑब्जर्वेशन की क्या वैल्यू है?
या फिर मैंने बताया आपको? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। क्यों ऑब्जर्व करना है? बहुत लोग ऑब्जर्व नहीं करते। एक मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, मतलब सब्सक्राइबर है, वो ऋषिकेश से चेन्नई जाते हैं, चेन्नई से कोलकाता जाते हैं, कोलकाता से लद्दाख जाते हैं, लद्दाख से धर्मशाला जाते हैं, धर्मशाला से राजस्थान जाते हैं। उनका यही काम है, 2 साल से वो यही कर रहे हैं। तो आपको लगता है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं एक जगह रह नहीं सकता, मुझे घुटन होती है। क्या वो ऑब्जर्व कर रहे हैं? वो कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो ऑब्जर्व कर रहे होते तो उनको ये पता होता कि जगह बदलने से संतुष्टि नहीं मिलती, तो आंसर कुछ और होना चाहिए। तो ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। तो ये जो रास्ता है ना, वो एकदम प्योरली जो ऑब्जर्वेशन को और क्वेश्चनिंग को अच्छे से समझता है, उसके लिए ये रास्ता है। अब आपका रास्ता बदलता भी रहता है, आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो बदलता रहता है। अभी आपका लक्ष्य आत्मज्ञान है, तो आप आत्मज्ञान क्यों प्राप्त कर रहे हो? धीरे धीरे आपको होगा, आपको और कुछ चाहिए, आप और कुछ करोगे। आपने कहा डुअलिटी लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है? अरे आपको किसने बोला कि आपके लिए मेरे पॉडकास्ट ही सिग्निफिकेंट है? वो तो मेरे लिए है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में इतनी, अगर मैंने 4-5 पॉडकास्ट किए हैं, अगर आपको अभी तक लॉ ऑफ डुअलिटी की जो इंपॉर्टेंस है वही नहीं समझ में आ रही है, तो आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि अभी मैंने देखा, कल ही मैंने बात करी पूरी तरीके से, और आपने फिर एक काउंटर लंबा सा लिखा वहां पे, जो मेरा अभी नया वीडियो है उसमें फिर से आपने नीचे लिखा, और आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। कल ही मैंने एड्रेस किया था कि स्पिरिचुअलिटी में नेचर ऑफ द माइंड, नेचर ऑफ द यूनिवर्स की क्या वैल्यू है। आप कह रहे हो अभी भी मुझे समझ नहीं आया, अभी भी क्यों आप बात कर रहे हो उसके बारे में? अरे मैं क्या बात करता हूं, क्या नहीं बात करता हूं, ये आप बताओगे क्या मेरे को? नहीं, स्पिरिचुअलिटी में बातें नहीं। ये किसने बताया आपको स्पिरिचुअलिटी में ये सब बातें नहीं होती हैं? चलो ठीक है, मेरी बात मत सुनो, मैं तो बेवकूफ़ हूं ना, आप ज़्यादा स्मार्ट हो। तो आज तक जितने भी सेजेस आए, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में नेचर ऑफ द माइंड और नेचर ऑफ द यूनिवर्स की बात नहीं करी है। वो भी बेवकूफ थे। मैंने ये नहीं कहा रीइंकार्नेशन नहीं होता है या होता है। मैंने कहा कि हर एक सेज, देखिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको कुछ अंदर खुल जाए आपके, अगर इसको थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। क्योंकि चक्कर क्या है ना, आपके पास ध्यान नहीं है। अब मेरे पॉडकास्ट होते हैं 40-50 मिनट के, आपका ध्यान ही नहीं टिकेगा। आप फटाफट ऊपर से सुनते हो और अपना एक तथ्य बना लेते हो। अरे घोंचू, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान लाओ, पहले तो जाके मेडिटेशन करो, थोड़ा ध्यान आपके वश में आएगा तो 50-55 मिनट तक मेरे टिकेगा आपका ध्यान मेरे उस पर। मैंने कहा कि रीइंकार्नेशन होता है या नहीं होता, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि संदीप महेश्वरी ने कहा रीइंकार्नेशन नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। संदीप महेश्वरी एक अथॉरिटी है, किसके लिए? आपके लिए। क्या आपके जीवन में आचार्य रजनीश यानी ओशो की अथॉरिटी है? नहीं है। क्या आपके जीवन में कृष्णमूर्ति की अथॉरिटी है? नहीं है। क्या आपके जीवन में कृष्णा की अथॉरिटी है? नहीं है। क्या आपके जीवन में पतंजलि की अथॉरिटी है? नहीं है। आपके जीवन में अथॉरिटी किसकी है? संदीप महेश्वरी की। आपने किसको इंपॉर्टेंस दे रखा है? संदीप महेश्वरी को। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं को सुनते आ रहे हो। तो आप ये कह रहे हो कि मैं इनको अथॉरिटी मानता हूं। आपके अथॉरिटी मानने या ना मानने से कृष्णमूर्ति की वैल्यू गिरेगी नहीं, ओशो की वैल्यू गिरेगी नहीं, ओशो की अथॉरिटी नहीं गिरेगी। अब जब आप इन्वेस्टिगेशन करने चलते हो तो एक आदमी बोलता है रीइंकार्नेशन होता है। अब आप अपना तथ्य बना लेते हो लाइफ को लेके कि हाँ रीइंकार्नेशन बोल दिया नहीं होता। किसने? संदीप ने बोल दिया रीइंकार्नेशन नहीं होता, रीइंकार्नेशन नहीं होता है, नहीं होता। क्यों? उनका लॉजिक ये है, उनका लॉजिक क्या है कि जब शरीर और ब्रह्म है तो मरने के बाद ब्रह्म बचेगा, उनका ये लॉजिक है। ठीक है, अब आप कहते हो ये है अथॉरिटी, क्योंकि मैंने इसको अथॉरिटी दे रखी अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि मेरी फॉलोइंग है इसकी, मैं इसका फॉलोअर हूं। ये तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेट करने का। तरीका है कि एक ही विषय के बारे में 10 लोगों ने, एटलीस्ट मिनिमम
मिनिमम अगर आप ढूंढ सको तो वैसे तो 50 ढूंढो, लेकिन मिनिमम 10 लोगों ने क्या बात करी है, मिनिमम। अब आप कहोगे हम बाकी 9 को नहीं सुनेंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप घमंडी हो, आप बेवकूफ हो, आपके अंदर समझ कम है। आपने 21वीं शताब्दी में अथॉरिटी दे रखी है संदीप माहेश्वरी को, लेकिन अथॉरिटी सबकी मौजूद है जिनको आप नहीं दे रहे हो। जैसे कृष्ण की है, कृष्ण मूर्ति की है, पतंजलि की, सबकी अथॉरिटी है। अब इन्हीं की सबकी अथॉरिटी है। अब आप कहोगे इनकी अथॉरिटी कैसे है? आपके लिए नहीं है ना, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने इनको सुना नहीं, तो आप इनको अथॉरिटी दोगे नहीं, आप इनको वैल्यू दोगे नहीं। पर क्या बाकी के 9 लोग वैल्यूएबल नहीं है? तो अब आप आते हो कि हाँ चलो वैल्यूएबल मान लिया। तो अब अगर आप वैल्यूएबल मान रहे हो इन बाकी के 9 लोगों को, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप सबका तर्क सुनोगे, अब आप कृष्णमूर्ति का तर्क सुनोगे, ओशो का तर्क सुनोगे, आचार्य प्रशांत का तर्क सुनोगे अगर सुनना भी है तो, जग्गी वासुदेव का तर्क सुनोगे, सर्वप्रियानंद महाराज का तर्क सुनोगे, कृष्णा का तर्क सुनोगे, अष्टावक्र गीता का तर्क सुनोगे, मांडोक्य उपनिषद का तर्क सुनोगे, पतंजलि का तर्क सुनोगे, तो आप देखोगे कि जो अद्वैत के बारे में बात करते हैं वो क्लियर बात करते हैं, उनको सिर्फ ब्रह्म के बारे में ही बात करनी है। लेकिन जो अद्वैत के बारे में बात नहीं करते वो इन सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका उद्देश्य है रीइंकार्नेशन का सत्य पहुंचना है, रीइंकार्नेशन का सत्य जानना है, ये अगर आपका उद्देश्य है, अगर आपका उद्देश्य आत्मज्ञान है तो रीइंकार्नेशन की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए उसमें। लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो नेचुरली एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठता है, जो कि संदीप माहेश्वरी को भी उठा था, कि रीइंकार्नेशन की क्या वैल्यू है। अब संदीप माहेश्वरी ने बोल दिया नहीं है, तो आपको नहीं मानना चाहिए अभी, जब तक आप बाकी 9 लोग की नहीं सुनोगे। आप पता क्या कर रहे हो, आप एक होता है ना, जैसे कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ, आप पुलिस हो और आप पता क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं एक आदमी की बात सुनूंगा सिर्फ, जबकि आपको पता करना है कि वो कैसे एक्सीडेंट हुआ, किसने मारा, क्या किया, एक्सीडेंट की सच्चाई पता करनी है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि उसकी बात सुनोगे क्योंकि वो आपका फेवरेट डिटेक्टिव है, या आप बाकी के डिटेक्टिव जो आए उनकी बात सुनोगे? क्या करोगे आप? अब बाकी डिटेक्टिव की बात सुनोगे, यही है ना क्वेश्चनिंग। तो आप वहां पे गए, आपने बाकी लोग विटनेस को सुना, जो विटनेस था वहां पे, जो डिटेक्टिव्स थे उनको सुना, सबको सुना, फिर आपने इन्वेस्टिगेट किया वहीं जो एक्सीडेंट हुआ। अब आप तथ्य पे पहुंचोगे ना, आपने फेवरेटिज्म बना दिया है, आपका जो एजेंडा है वो है फेवरेटिज्म। आपने कहा कि मैं संदीप माहेश्वरी को सुनता हूं तो मैं इन्हीं को सुनूंगा और ये जो कह रहे हैं यही मानूंगा। ये सत्य तक पहुंचने का आसार नहीं है। सत्य तक पहुंचने का आसार यह है कि जब आप सबको सुने, और जब आप सबको सुनते हो रीइंकार्नेशन के टॉपिक पे, तो आप ये देखते हो कि इसमें तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। फिर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करते हो। तो सोक्रेटिस ने कहा है, एक आदमी जो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है वो एवरेज माइंडेड होता है। एक आदमी जो अपने और सबके एक्सपीरियंस से सीखता है वो इंटेलिजेंट होता है, और जिसके पास ऑलरेडी आंसर्स होते हैं वो बेवकूफ होता है। आप क्या कर रहे हो, आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हो कि मेरे पास तो ये आंसर्स हैं। आपने ये नहीं कहा कि आप वहां पे मेरे को क्या कर रहे हो, आंसर दे रहे हो कि आपको इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सर आप इसके बारे में बात क्यों करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। ये होना चाहिए। आप कह रहे हो कि आपको नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात नहीं करना, आप क्या कर रहे हो, आप वर्डिक्ट दे रहे हो। और जो व्यक्ति वर्डिक्ट देता है
सोक्रेटिस ने उसके बारे में क्या कहा है? वो आदमी बेवकूफ है। इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल है कि फेवरेटिज्म फॉलो नहीं करना है आपको। ये कुछ रूल्स होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के, कि आप एक एक्सीडेंट हो गया, आप कह रहे हो मैं एक डिटेक्टिव की बात सुनूंगा, और कल मैंने क्या किया आपके साथ, मैं अपना तर्क भी आपको बता रहा था, तो आप कह रहे हो मैं आपके तर्क की वैल्यू नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं आपको कम मानता हूं, संदीप को ज्यादा मानता हूं, तो ऑब्वियसली यही होगा, आप उन्हीं को मानोगे। तो आपको संदीप माहेश्वरी को यहां पे डिफेंस करना है तो आप इस तरीके की बातें कर सकते हो। अगर आपको सत्य जानना है, उद्देश्य आपका ये है, आपका अल्टीमेट एजेंडा है कि मुझे सत्य जानना है, तो आपको 50 लोग जो बात कर रहे हैं उसी सेम टॉपिक पे, जो अथॉरिटीज है उस स्पेस में, इस स्पेस में कौन कौन अथॉरिटी है, उन सबके लिस्ट बनाओ, उनके बारे में समझो वो क्या कह रहे हैं, उसी टॉपिक के बारे में वो क्या बात कर रहे हैं। तब आपके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि रीइंकार्नेशन होता है कि नहीं होता है। एक आदमी से नहीं होगा, क्योंकि संदीप माहेश्वरी इज फॉलोइंग अद्वैत वेदांता, तो ही विल नेवर टॉक अबाउट इट, एंड इफ ही गिव्स आउट द वर्डिक्ट ऑफ रीइंकार्नेशन, ही शुड जस्टिफाई कि कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहा है, मुझे लगता है इस वजह से होता है। लेकिन वहां पे क्वेश्चन उठता है। क्यों क्वेश्चन उठता है? क्योंकि बाकी के 50 लोगों को आपने नहीं सुना है, वो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो परतों के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद में 5 परतें बताई गई हैं, वो उसके बारे में बात करते हैं। आपने आयुर्वेद तक को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि आप आयुर्वेद को भी अथॉरिटी नहीं मानते, क्योंकि आपका एजेंडा है फेवरेटिज्म। आपका एजेंडा यह नहीं कि मुझे सत्य पता करना है। वही सेम चीज भूत प्रेत में भी अप्लाई होती है। सेम चीज अप्लाई होती है। अगर आप बहुत सारे सीरीज को सुनोगे तो बहुत सारों ने फेवरेटिज्म किया है भूत की तरफ भी। तो अब आपको क्या करना है? पहले सबको सुनना है कि कौन क्या बात कर रहा है। आपने एक को अथॉरिटी मान लिया। अब अचार की जो अंधभक्त है वो अचार के अंधभक्त है, वो और किसी को सुनते नहीं। तो अंधभक्ति से नहीं आता है सत्य। कभी भी अंधभक्त वन होगी, फेवरेटिज्म आ जाएगा बीच में। आपने फेवरेटिज्म कर दिया, आपने कहा मेरा ये फेवरेट है गुरु, आपने फेवरेटिज्म कर दिया, खत्म। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन करना सिखा रहा हूं, आप फेवरेटिज्म में पड़े हुए हो। समझना आपको है नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ध्यान ही नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव द अटेंशन टू लिसन टू माई वर्ड्स एंड देन यू आर काउंटरिंग मी। उसके बाद अपेक्षा रखते हो मैं आपके छोटे छोटे आंसर्स को वहां पे बैठ के अपना समय बर्बाद करूंगा, आपके आंसर्स को रिप्लाई। अरे मैं पॉडकास्ट में ऑलरेडी जवाब दे रहा हूं, मैं क्या आपको जवाब दूं वहां पे? कितना और सिंप्लीफाई करूं आपके लिए मैं? अरे ठीक है, मेरी बात मत समझो, इतना तो एटलीस्ट एग्री करते हो कि हाँ मुझे अगर सत्य तक पहुंचना है रीइंकार्नेशन के, तो मुझे सबका वर्डिक्ट सुनना चाहिए। कि केवल एक ही आदमी को फॉलो किए हो, पगला गए हो। इसको बोलते पागलपन, फेवरेटिज्म। अब संदीप माहेश्वरी ने कहा ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म होता है, उसका शरीर मर जाता है, ब्रह्म बचता है। अरे अगर आप ध्यान से सुनोगे बाकी के सेजेस को, तो वो ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग इन बिटवीन, और उसका लॉजिक भी दे रहे हैं कि क्यों लगता है मुझे। आयुर्वेद तक ये लॉजिक दे रहा है। हाउ कैन समथिंग बी डिलीटेड आउट ऑफ नोवेयर? अब वो लॉजिक जब मैं आपको समझाता हूं तो आपको लगता है कि मुझे पहले पार्थ सिंह को फेवरेटिज्म में लाना पड़ेगा। अरे पार्थ सिंह को फेवरेटिज्म में लाओ चाहे ना लाओ, मैंने कब कहा कि मेरे को अंधभक्त बन जाओ मेरे? एटलीस्ट इतना तो मान सकते हो ना कि अथॉरिटी को सुनोगे स्पेसेस में कि नहीं सुनोगे? कि जो आदमी 50-60 साल से मर गया रिसर्च करके, उसको नहीं सुनोगे? ओशो को नहीं सुनोगे? तुम कृष्णमूर्ति को नहीं सुनोगे?
क्वेश्चनिंग वाला सेशन था, मैं गया था 4 दिसंबर को 2021 की बात है, संदीप के सेशन में। वो पार्ट कट हो गया क्वेश्चनिंग सेशन से। मैंने कहा सर रीइंकार्नेशन के बारे में आपसे जानना है, आपका टेक क्या है इसमें? बोलते नहीं होता है। मैंने कहा सर भगवत गीता में तो लिखा हुआ होता है। वो कहते हैं वहां लिखा है जैसे जैसे शरीर कपड़े बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। उन्होंने कहा जैसे जैसे। मैंने कहा ये तो एक श्लोक है जैसे वाला, आप मेरे को क्या बता रहे हो? ये जैसे वाला जो श्लोक है वो तो एक श्लोक है, और भी श्लोक है जहां पे क्लियर बात करी है जन्म मरण की। आपको क्या लगता है एक ही श्लोक है जैसे? आप बता दोगे तो हाँ मैं समझ जाऊंगा। फिर वो कहते हैं कैमरामैन बीच में आ गया उनका। नहीं तो मुझे तो बाद में लगा मुझे भगवत गीता लेके जाने चाहिए था, वहां पे सर्कल करना चाहिए था सब सारे श्लोकों पे। उनको देता भैया ये देखो ये क्या लिखा हुआ है। और चलिए भगवत गीता को मानते हो तो ठीक है, और भी सीजेस है उन्होंने भी बात करी है, उनका भी तथ्य भी तो सुनोगे। तो इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला रूल है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर रखा है पहले वो देखें। एक आदमी की इन्वेस्टिगेशन सुन रहे हो आप, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में कह रहा हूं मैं एक आदमी को सुनूंगा, बाकी सारे डिटेक्टिव गए भाड़ में। ये मेरा फेवरेट डिटेक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ बचपन से बड़ा हुआ है, तो ये मेरा भाई है छोटा, ये मेरा दोस्त है। बाकी डिटेक्टिव चूतिए हैं। अब अद्वैत के किसी भी सेजेस से बात करोगे, अद्वैत का कोई भी अगर इंसान होगा वो कभी भी नहीं मानेगा रीइंकार्नेशन को, क्योंकि वो अद्वैत को पढ़ता आ रहा है, वो भी अंधा है, फ्रेगमेंटेड रियलिटी देख रहा है वो बाकी के सेजेस को नहीं सुन रहा है। जिसको एक्चुअली में इंटरेस्ट होगा जानने में रीइंकार्नेशन के बारे में, वो पहले सबसे पहली चीज वो यही करेगा कि 50 सेजेस को बैठ के सुनेगा जिन्होंने लिखा। पहले 50 की लिस्ट बनाएगा, फिर उनको सुनेगा बैठ के कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला। फिर साइंटिफिकली देखेगा, जो कि मैंने आपका नाम भी बताया, आईएन स्टीवेंसन और जिम टकर, मैंने नाम भी बताया आपको दोनों का। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये उठा कि कोई तो रिसर्च कर रहा होगा। और साइकोलॉजी की एक 9वीं शाखा भी है, पैरा साइकोलॉजी करके शाखा है। तो वो शाखा भी क्यों बनी? वो शाखा भी नहीं बननी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें। पैरा साइकोलॉजी में बहुत सारे थ्योरीज हैं, उसको पहले पढ़े जाके आप, अगर आप सच में जानना चाहते हैं रीइंकार्नेशन के बारे में। फिर वो पढ़ा, फिर इतने सारे सेजेस को सुना, फिर अपना देखा। क्यों? अब मेरे पास बाकी की रिसर्चेस आ गई थी, तो अब मैं पढ़ सकता था आगे की तरफ कि हाँ ठीक है, ओके दिस इज द राइट अप्रोच। कि ये तो ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं। भाई कृष्णमूर्ति बोला कि व्हाट इज इट दैट रीइंकार्नेट्स? उन्होंने बोला कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो जब कोई मरता है तो वल्गैरिटी रह जाती, इंफॉर्मेशन रह जाती, यानी जो हैबिट्स है वो कंटिन्यू होती है। ओशो ने भी एक तरीके से यही बात करी कि वासनाएं कंटिन्यू होती है। जिम टकर और आईएन स्टीवेंसन ने भी यही बात करी, वही सब एक ही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो अगर 10 लोग 50 लोग एक ही बारे में बात कर रहे हैं रीइंकार्नेशन के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्य होगा। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे अपनी लाइफ में भी, आप अगर लाइफ में भी देखोगे तो आप क्या करते हो? आप वासना ही से तो एक्शन लेते हो। और जब आप मरने वाले होते हो तो आपको क्या चाहिए होता है कि मुझे नहीं मरना है। क्यों? क्योंकि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अल्टीमेटली आप मरना नहीं चाहते, क्योंकि आपको वासना आप करनी है। तो जीवन में अगर आप रहते हो, जब आप जिंदा हो तब भी तो वासना ही है, और मरते हो तो ऑब्वियसली वासना होगी फिर। लेकिन इसका वर्डिक्ट मत, इसको पहले समझो। अब मेरा तुमने टेक ले लिया, बाकी लोग का सुनो, देखो क्या कह रहे हैं, वो भी सब कॉमन मिलेगा आपको। अल्टीमेटली आप यहीं तक पहुंचोगे कि हाँ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वासना विच रिमेन्स आफ्टर डेथ। और अगर आप आत्मज्ञान से डिजायर को अपने सिस्टम से बाहर निकाल दो, तो मरने के बाद डिजायर का कंपल्शन नहीं बचा, इसका मतलब मरने के बाद आपको मोक्ष प्राप्त हो गई। फिर कॉन्सेप्ट आता है महासमाधि का। कहां से कॉन्सेप्ट आ रहा है? तो उसके बारे में पढ़ो कि उसके बारे में क्या क्या बोला है लोगों ने। अगर पतंजलि जैसे महान लोगों ने जो इतने बड़े सेज थे, आप किसको कहां मान रहे हो यार? किसको संदीप महेश्वरी कंपेयर करो पतंजलि से?
आप भले ही उनको फॉलो नहीं करते, उनके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है पतंजलि का, क्योंकि उनके वीडियोस आपने नहीं देखे उनके पे, तब भी ये सही तरीका नहीं है फेवरेटिज्म। अगर आपको सत्य पता करना है रीइंकार्नेशन का, अगर आप पतंजलि योग सूत्र का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप पढ़े ध्यान से जाके कि संस्कार की क्यों खत्म करना होता है। मेडिटेशन में जब आप जाते हो धीरे धीरे संस्कार खत्म होते जाते हैं आपके। एक पॉइंट आता है पूरी मेमोरी आप डिलीट कर सकते हो, एक पूरी की पूरी मेमोरी डिलीट कर सकते हो आप अपने सिस्टम में बैठ के। ये बोला उन्होंने, उसमें जाके पढ़ो। तो अब सवाल ये आता है कि इन्होंने सबने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, तो मैंने देखा कॉमन पैटर्न आ रहा है एक सबके बीच में। वो कॉमन पैटर्न क्या है? वासना रिमेन्स। ये कॉमन पैटर्न था, मैंने आपको आके बता दिया। अब आप कहते हो मैं आप पे क्यों यकीन करूं? मेरे पे यकीन मत करो, मैं इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बता रहा हूं, वो समझो। जाके सुनो सबको कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये। आप अगर जाओगे तो आपको ये रिसर्च मिलेगी कि आपको अल्टीमेटली ये मिलेगा कि देयर आर हैबिट्स एंड memories which remain intact in a different form after death। आपको ये मिलेगा। मैंने नए साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया, आईएन स्टीवेंसन का नाम लिया, जिम टकर का नाम लिया। आप उनको भी अथॉरिटी नहीं मान रहे हो तो हमारे उपनिषद के सेजेस को तो मानोगे कि उनको भी नहीं मानोगे? कि केवल एक आदमी को मानोगे? तो एक आदमी को मानोगे तो तुम फिर सच से काफी अलग हो। ये वही बात होगी कंप्लीट रियलिटी वर्सेस फ्रेगमेंटल रियलिटी। आपको कंप्लीट रियलिटी जाननी है तो आपको कंप्लीट, सबका कंप्लीट वर्डिक्ट सुनना पड़ेगा। हर एक आदमी का जो भी बात कर रहा है उसका कंप्लीट वर्डिक्ट सुनना पड़ेगा आपको, और सुन के फिर उसका निकालना पड़ेगा। दूसरा सवाल आपका ये भी आया कि why it is important to understand reincarnation। अरे it is important to understand reincarnation because you have to understand how the human mechanism works। अब फिर आप बोलते हो why should we not understand Brahm। अरे Brahm is also human mechanism only ना। At the end of the day humans are born from Brahm। So you have to have this integrity to understand everything because जब आप आत्मज्ञान प्राप्त करते हो और आधी अधूरी नॉलेज आपको मिल जाती है। मैंने आपसे कहा आप अर्जेंटीना गए हो, अगर मैं अर्जेंटीना आप गए हो, मैं आपको आधा अधूरा अर्जेंटीना घुमा दूं, एक एरिया घुमा दूं, कह दूं कि अर्जेंटीना घूम लिया, ऐसे तो हो गया आपका, फिर कर लिया आपने, अर्जेंटीना घूम लिया। मैं कह रहा हूं जब आप लाइफ में आए हो तो हर तरफ की पॉसिबिलिटी, अपना माइंड ओपन रखो। ब्लैक मैजिक नहीं होता है। अद्वैत के सारे लोग बोलते ब्लैक मैजिक नहीं होता, ब्लैक मैजिक नहीं होता, ब्लैक मैजिक नहीं होता। सारे जितने भी अद्वैत वेदांती सब ये बोलेंगे ब्लैक मैजिक। अरे घोचो, तुम्हारे गुरु नहीं बता रहे पर्पसफुली तुम्हें। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ बिकॉज द इंपॉर्टेंट थिंग इज आत्मज्ञान। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एंटर फ्रॉम द डोर ऑफ अद्वैत in order to understand what is suffering and be free from suffering. You need to have the first door, which is called the Atmagyan. But if you have some curiosity about the other mechanisms of life, which I have, you don't have, that is your problem. Then you have to understand, because I have to understand how it works. I wanted to understand कि एनर्जी कैसे काम करती है, प्राण कैसे काम करता है, शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस बिकॉज इफ आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, मेरा जो ऊर्जा है वो अच्छी जगह उपयोग हो रही है, नहीं तो मैं तो तमस में चला जाऊंगा। सो अगर आप मेरे पेज पे आ रहे हो, अगर आप मेरी रिसर्चेस से अलाइन करते हो, मेरे रिसर्चेस में इंटरेस्टेड हो, तो सुनो, मेरे पॉडकास्ट का एजेंडा आपके अंदर खुशी पैदा करना नहीं है। मेरे पॉडकास्ट का एजेंडा है नई चीजें डिस्कवर करना, और मेरे पॉडकास्ट डिसाइपल्स के लिए नहीं है, मेरे पॉडकास्ट मेरे लिए है। ये कभी भी कोई भी गलत फहमी मत रखना कि आप सोचते हो कि अरे आपने ये बता दिया, लोगों के लिए सही नहीं है। अरे तो मत सुनो। जो लोग आपके लिए बातें करते हैं उनको जाके सुनो। मैं आपके लिए बात नहीं करता हूं, सॉरी फॉर दिस। मैं अपने लिए बात करता हूं, और जब मैं अपने लिए बात करूंगा तो ऐसा नहीं है लोग मेरे साथ चलेंगे, नहीं, वही चलेंगे जो एक्चुअली में सीरियस होंगे इन सब चीजों को लेके। बाकी नहीं चलेंगे, बाकी कहेंगे आप इनसिग्निफिकेंस बातें करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको लगता है मेरे लिए नहीं है, आपको किसने बोला कि ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है? मेरे लिए मुझे लगता है सिग्निफिकेंट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो माई पर्पज इज नॉट टू
give you a bad direction or a good direction. My purpose is to at least teach how to walk. You make your own direction. My purpose is not to give you directions. मैं आपको चलना सिखाना चाहता हूं. यह भी मेरा एक खुद का पर्पस है. अब अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप डायरेक्शन वाले गुरु के पास जाओ. अगर आपको चलना सीखना है तो मेरे को सुनो, क्योंकि अगर आपने चलना सीख लिया तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. अब आप अपनी डायरेक्शन बना लोगे, जहां जाना चाहे वहां चले जाओगे. मेरे हिसाब से दिस इज द राइट वे. अब आप कहते हो कि नो दिस इज द रॉन्ग वे और राइट वे, दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. बिकॉज आई हैव नॉट क्लेम्ड एनीवेयर कि मुझे आपको सुधारना है या डिसाइपल्स के लिए काम करना है, स्टूडेंट्स के लिए काम करना है. अगर आप मेरा डिस्क्लेमर पढ़ोगे तो मैं अपनी रिसर्च शेयर कर रहा हूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है. जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट. अब इसमें इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि साइंटिस्ट लोग तो मिस्टिकल बातें नहीं करते. आपको कुछ नहीं बोला साइंटिस्ट लोग मिस्टिकल बातें नहीं करते. 1950 की साइंस पढ़ रहे हो क्या आप? क्या आपने क्वांटम एंटेंगलमेंट का नाम सुना है? अगर आपको पृथ्वी पे कंटाप मारेंगे तो आपका जो जुड़वा है उसको दूसरी गैलेक्सी में कंटाप लगेगा. पता है आपको ये चीज? ये अगर आपको रैप्टा मारते हैं हम तो दूसरे गैलेक्सी में जाके लगेगा. इसको बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट. मतलब दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में इंटैंगल्ड है तो चाहे कितना भी डिस्टेंस हो उसमें, एक मॉलिक्यूल को टच करोगे दूसरे. ये क्या है? ये मिस्टिसिज्म नहीं है. आज मल्टीवर्स के बारे में साइंस बात कर रही है, ये मिस्टिसिज्म नहीं है. आज साइमुलेशन थ्योरी के बारे में बात हो रही है, डार्क एनर्जीज के बारे में बात हो रही है, मिस्टिसिज्म, ब्लैक होल के बारे में बात हो रही है, टाइम वार्प की बात हो रही है, टाइम ट्रैवल की बात करती है साइंस. ये मिस्टिसिज्म नहीं है. डू यू थिंक माइंड साइंटिस्ट मॉलिक्यूल्स की बात करती है, एटम्स की बात करती है? आप कौन सी साइंस पढ़ रहे हो? मुझे समझ नहीं आता. और ये जो साइंस थी ये 1940-50 की साइंस थी. जो रियल साइंस है उसको समझने की कोशिश करिए. मैं आइंस्टाइन की साइंस की बात कर रहा हूं. चलिए, अब मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा. अगर मेरी तरफ से कुछ बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं. लेकिन देखिए चक्कर क्या है ना कि आप लोग पता नहीं क्या फिक्स्ड एक प्री कंसीव्ड या प्रिजम्पशुअस हुए पड़े हो. डोंट बी प्रिजम्पशुअस. प्रिज्यूम मत करो यार चीजों को पहले से ही. मेरा एजेंडा समझो, अपना एजेंडा समझो. दोनों को मैच कर रहा है तो बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो आगे मेरे साथ. सिंपल है, क्लियर. और मैंने क्या बोला आपसे, मैं आज भी बोल रहा हूं, 500 साल पीछे और 500 साल आगे मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता. आज भी मैं बोल रहा हूं ये. और मैं अगर आपको कि मेरे अहंकार है तो अहंकार हर जगह होता है. मैं एक सिंगर भी हूं, लेकिन मैं आपको अपने आप को दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर नहीं मानता हूं. आई एम अ गुड सिंगर, बट आई विल नॉट से कि पिछले 500 साल अगले 500 साल में कोई सिंगर नहीं आएगा. प्लीज. अहंकार होता तो हर फील्ड में होता, लेकिन जिस चीज में है वो चीज है. आप बराबरी कर ही नहीं सकते. आपकी मैं धज्जियां उड़ा दूंगा. कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि मेरा वन पॉइंटेड फोकस. इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं. मेरा वन पॉइंटेड फोकस रहा है. मैं जब एक चीज पढ़ता हूं ना कहीं, तो उसको 10 जगह अप्लाई करना सीखता, 10 कंटेक्स्ट में अप्लाई कर लेता हूं. मैंने सोक्रेटिस की 3 बातें सीखी कि अपने से मत सीखो और आंसर मत दो पहले ही. अपने से सीखो और दूसरों से सीखो. ये 2 चीजें होती हैं. इसको मैंने कहां अप्लाई किया? रीइंकार्नेशन पे. क्या सोक्रेटिस ने कहा था इसको रीइंकार्नेशन पे अप्लाई करो? नहीं. सोक्रेटिस ने सिर्फ ये बताया कैसे चलना है, डायरेक्शन क्या है वो मेरी है. और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं. अगर आप पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो राम नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है. कोई दिक्कत की बात नहीं है.
अगले 500 साल और पिछले 500 साल में नहीं आएगा, अगले 500 साल बाद आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्स अपने आप को अपडेट करता है। अगर सब कुछ सही रहा, एनवायरनमेंट सही रहा, अमन और शांति रही इस दुनिया में, जो कि नहीं रहेगी। अभी अमन शांति है बिकॉज अभी एसी नहीं फट रहा है कम फट रहा है एसी, गाड़ियां कम फट रही हैं, है ना, आग कम लग रही है। कल को ये वेदर खराब हो जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, आपको लगता है वहां टाइम होगा आपके पास ये सब इन्वेस्टिगेट करने? वहां पे सिर्फ सर्वाइवल पे टाइम होगा। हो सकता है मर भी जाओ, कोई भरोसा नहीं है। तो हो सकता है मैं आखिरी सेज हूं, कोई भरोसा नहीं कोई भरोसा नहीं है भाई। मैं बता रहा हूं ना आपको, अगले 500 साल और पिछले 500 साल में जो भी आए हैं, कोई भी आ नहीं सकता आसपास। और घमंड नहीं है, ऐसा मत होना घमंड है। 500 साल बाद आ जाएगा, अमन शांति रही तो 100%, क्योंकि यूनिवर्स अपडेट करता रहता है अपने आप को। और ये जो भी मैं बातें कर, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा मिस्टिकल और बता देता हूँ जिससे आपका और दिमाग खराब हो। ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ यूनिवर्स के हार्ड डिस्क में जा रही है। अगर मैं मर गया तो ये इंफॉर्मेशन वहां पड़ी रहेगी, इसके बेस पे नए बच्चे बनते हैं। जैसे आपकी जो अंदर इंफॉर्मेशन है, जो एक आइंस्टाइन के अंदर इंफॉर्मेशन है, जो मेमोरी है, वो सब मेमोरी एक बड़ी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। वो हार्ड डिस्क कहाँ है? वो स्पेस में है। स्पेस में एनर्जी स्टोर होती है। वैसे ही स्पेस में उस एनर्जी के अंदर मेमोरी भी सटल फॉर्म में, एक दूसरे फॉर्म में स्टोर होती है। उस फॉर्म में नहीं होती जैसे हमारे ब्रेन में होती है। तो जब मैं मरता हूं, या मैं जैसे अभी बात कर रहा हूं, अभी आप मेरे को मार दो, तब भी वो इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगी। और यूनिवर्स जब दोबारा रीइंकारनेट करेगा अपने आप को, या नए बच्चे बनाएगा, तो इट विल कीप दैट इन द, जैसे चैट जीपीटी है, इट इज एग्जैक्टली लाइक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है और बेस्ड ऑन दैट आंसर्स देना चालू करता है और अपडेट करता रहता है अपने आप को। वैसे यूनिवर्स है, जो भी कहीं भी कोई रिसर्च आर्टिकल, हम लोग रिसर्च आर्टिकल की तरह है यूनिवर्स के लिए। वो आर्टिकल सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा, सेव होता जाएगा। अभी भी सेव्ड ही है, ऐसा नहीं अभी सेव नहीं है। चाहे मैं जिंदा रहूं, चाहे मैं मर जाऊं, सेव रहेगा वो इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जाएगी। आप इसको समझोगे कोई इमेजिनरी हार्ड डिस्क समझ लो, एक जगह एक हार्ड डिस्क है जो स्टोर्ड है, एक जगह, वहां पे सब कुछ स्टोर हो रहा है। यूनिवर्स कब बना, कैसे बना, पिछला यूनिवर्स कब बना था, उसमें क्या क्या, कौन कौन से लोग आए थे, उन्होंने क्या क्या बातें करी थी, वो सब कुछ स्टोर्ड है। सब कुछ स्टोर्ड है। उस स्टोरेज के बेसिस पे नए यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, उस स्टोरेज के बेसिस पे। नहीं तो एवोल्यूशन प्रोसेस, चूहे से फिर ये मैमल, मैमल से फिर ये एक और मैमल, फिर ये ऐसे निकला, पानी से बाहर निकला, फिर ये बना। ये डायरेक्शन कौन दे रहा है कि ये यहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में? कि एवोल्यूशन का यही प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। 1 स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ये स्टेप्स कहां से आए? कहीं तो स्टोर थे ना यूनिवर्स में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ी तीखी बात है, समझ नहीं आएगी आपको, बट चलिए ठीक है, थैंक यू।